इस्माइल दरबार आपके रियलिटी शो में एक लड़की थी पूनम यादव, जो लोग कहते थे आपका उससे प्यार हो गया है। सलमान खान ने संजय बंसाली को हेल्प किया हुआ है। वो एक बहुत बड़ा स्टार था जिसने संजय बंसाली को खामोशी में भी हेल्प किया, लेकिन जब देवदास बनानी थी तो उसको शाहरुख को ले लिया उसने। लेकिन हो सकता है बंसाली को डायरेक्टोरियल इंस्टिंक्ट ये कह रहा हो कि शाहरुख इज बेटर सूटेड टू द रोल। आपने अंदाजा लगा लिया कि ये शाहरुख बेटर कर सकता था। हो सकता है सलमान उससे बहुत अच्छा करके निकल जाता। नींबूड़ा गाना मेरा नहीं है, वो 150 साल पुराना है। तो आज ये कह सकते हैं कि इस्माइल दरबार और संजय बंसाली का कंप्लीट फॉल आउट हो चुका है। 100% हो चुका है। अगर आज की तारीख में संजय बंसाली मुझसे ये कहे ना कि मैं आपको 100 करोड़ दूंगा, मेरी फिल्म का म्यूजिक करो, तो मैं उसको बोलूंगा कि पहली फुर्सत में चले जाए यहाँ से। मैंने करण जौहर को भी फोन किया, मैसेज किया, मैंने आदित्य चोपड़ा को भी किया, जवाब आया। कभी आपका बेटा आवेज इस बात से बाहर नहीं आ सका है कि आपने फरजाना जो आपकी फर्स्ट वाइफ है उनको छोड़ दिया। हाँ, 1.5 साल संजय के साथ मैंने हीरा मंडी में काम किया। उसके बाद फिर ये हुआ ये कि भाई एक मीडिया वाला, उसने बेचारे ने मेरी तारीफ में ये लिख दिया कि हीरा मंडी में कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन बैकबोन इस्माइल दरबार का म्यूजिक होगा। तो वो न्यूज संजय के पास पहुंची तो संजय को लगा वो न्यूज मैंने दिया है। आप पे विश्वास नहीं किया उसने। अच्छा जाने दो, लेकिन मैं समझ गया जाने दो का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये मुझे बस अब ऐसी सिचुएशन पे लाएगा कि मैं खुद हीरा मंडी छोड़ के निकल जाऊं। तो उससे पहले आप ही निकल गए। आपने ए.आर. रहमान को भी कह दिया था कि स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आपने ये अवार्ड खरीदा है। हाँ, तो फिल्म मैं ही करने वाला था। सोचो, गुजारिश भी आप करने वाले थे। हम दिल दे चुके सनम के झगड़े फसादी क्यों ना हो। फिर उसके बाद देवदास में भी, यहाँ तक कि संजय ने तो देवदास में इतनी दुश्मनी निभाई कि उसने पीआर वालों को मुंह से बोला था कि इस्माइल दरबार का आप इंटरव्यू नहीं लोगे। और मेरा प्रीतम के साथ तो लफड़ा 36 का है। तड़प तड़प के जो गाना था वो हम दिल दे चुके सनम के लिए कंपोज नहीं किया गया था। वो गाना संजय से मिलने से पहले ही मैं कंपोज कर चुका था। एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म कर रहा था। कौन सा बैनर? वो मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो पिक्चर रिलीज हुई? हाँ, वो पिक्चर रिलीज हुई। वो पिक्चर हिट हुई? हाँ बिल्कुल। मैं वो भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पकड़ लोगे, आप बहुत होशियार हो। इस्माइल दरबार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द विकी लालवानी शो पर। आई थिंक आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर योर सन वेंट टू बिग बॉस, एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी. Today is a rainy day, the gods are smiling and I think they want you to say everything about your life. बहुत बहुत शुक्रिया विकी भाई, थैंक यू सो मच। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि बिग बॉस में आपका बेटा आवेज, जो आजकल काफ़ी इमोशनल हो रहा है, रिसेंटली तो इनफैक्ट बहुत ही 2 मज़ेदार कहानियाँ आई हैं। वो हैं शुभी जोशी और नगमा। अब नगमा ने काफ़ी हद तक बता दिया था कि उनकी शादी होने वाली है। करेक्ट। अब आप बताइए नगमा के बारे में। देखिए, नगमा को मैं आपको सच बताऊं तो उस बच्ची को मैं जानता हूं 7 साल तो कम से कम हो गया, और वो बहुत अच्छी लड़की है। और मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा रोल है अवेश की लाइफ में। जैसे कि जिस वक्त अवेश सिर्फ शामक दावर का स्टूडेंट था और डांस सीख रहा था, अपने पेरेंट्स के अलग होने की वजह से बहुत डिस्टर्ब था। वो उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके लिए और टफ होता चला गया, और हमारे आपस में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। कड़वाहट बच्चों के साथ नहीं थी, बट पेरेंट्स की वजह से होता है ना, तो घूम फिर के असर तो बच्चे पे ही आएगा ना। तो उसके बाद 5 साल मैंने जब दूसरी शादी किया था तो 5 साल तक मैं अपने 4 बच्चों को लेकर रह रहा था। फिर उसके बाद हमारा 5वां बच्चा मेरी दूसरी वाइफ से पैदा हुआ, जिसका नाम हमने ईमान रखा है। और ईमान पैदा हुआ तो मेरे ख्याल से वो भी 4 एक साल का था, हो चुका था वहाँ पर। तो टोटल 5 साल हम सब साथ में
रहे थे उस वक्त। उस वक्त रिश्ते कैसे थे आपकी सेकंड वाइफ आयशा के हाँ, बच्चों के साथ? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं आपको कहूँ कि उन बच्चों ने, मैंने कभी उनको सिखाया नहीं कि ये तुम्हारी आयशा मम्मी है, जैसे सिखाता है ना बाप सिखाता है ना, कि मैंने कभी सिखाया नहीं। और दूसरी बात, सिचुएशन ऐसी आ गई थी तो मैंने सबसे पहले मिलाया भी था आयशा को अवैस से ही। तो मैं उस तरह का इंसान भी नहीं था कि किसी से डर खौफ खा के या चोरी छुप के या बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के। मतलब इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद कमा सकते हो, वो भीख में लेने वाली चीज़ नहीं है। तो एक सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चों का, ये उनका तहजीब है, उनका तमीज़ है कि उन लोगों ने फर्स्ट डे से ही उसको आयशा मम्मी ही कहा। लेकिन मुझे लगता है अवेज कभी ये इस बात से बाहर नहीं आ सका है कि आपने फरजाना जो आपकी फर्स्ट वाइफ हाँ, है उनको छोड़ दिया। हाँ, लेकिन विकी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो तो अगर मेरी माँ के साथ ऐसा हो या आपकी माँ के साथ ऐसा हो तो वो खलीज तो मैं भी नहीं माफ कर सकूंगा अपने डैडी को, है ना। तो लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों का ग्रेटनेस है कि उन लोगों ने आज तक अपने बाप से ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की है। वो इतना रिस्पेक्ट आज भी अपने बाप का करते हैं। तो उनकी माँ जो फरजाना जी है, हाँ, उनको तो बहुत गुस्सा आया होगा उस वक्त। नहीं, गुस्सा उस वक्त उनको इतना नहीं आया। देखिए हमारा दोनों का दिमाग नहीं मिला, वरना कोई प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब आप आयशा के साथ रहने लगे, जिनका नाम पहले प्रीति था, बिल्कुल, और आपने इस्लाम में उनको कहा कन्वर्ट हो जाइए। नहीं, मैंने नहीं कहा। तो निकाह के पहले वो कन्वर्ट हो चुकी थी? वो खुद हुई, ठीक है। आपने शादी कर ली, लेकिन शादी के पहले ऐसे कहा जाता है कि फरजाना ने काफी औरतों के साथ आपके घर पर आ गई, रास्ते पर आ गए, स्लोगन्स, वो जो हम दिल दे चुके सनम का गाना है, तड़प तड़प के, यस, वो लिख कर। तो डेफिनेटली देखिए वो she was getting aggressive, she was not liking it and she didn't forgive you. नहीं, वो ये बात नहीं थी कि वो लाइक नहीं करती थी, वो ये बात थी कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था। उसके दिलो दिमाग में ये बात कभी नहीं थी। और ये सिग्नल में उसको नहीं तो 10 साल से तो दे ही रहा था, बट उसको लगा कि गुस्से में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग होंगे। हाँ, देखो तुम, मतलब मैं दिमाग नहीं मिलने से आपकी प्रॉब्लम सुबह से लेके रात तक होने ही होने, वरना फरजाना में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फरजाना को कभी ऐसे लगा नहीं कि आप वो कदम लेंगे? हाँ, एक भरोसा था उसको। और जब आपको प्यार हो गया प्रीति से, तो आपने फरजाना को कितने दिन नहीं बताया? मुझे प्रीति से प्यार नहीं हुआ। मैं एक दिन इसी तरह झगड़े में मैंने उसको फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। वो किस नाम है, सिंगर थी? हाँ, करेक्ट, सुभाष घई की। हाँ, करेक्ट। तब तक भी मेरा उसके साथ वो संबंध नहीं था, आप समझे। लेकिन मुझे ये अच्छी लगने लगी थी, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैंने अचानक एक दिन इसको कॉल कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। और इत्तेफाक से वो आई, मिली, हम लोग 1 घंटे के ड्राइव पे निकले। मतलब 1 घंटे का ड्राइव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने घड़ी देखा था और कंप्लीट साइलेंस था हम दोनों के बीच में। और जब गाड़ी आगे जाके मैंने रोका, और मेरा पहला ही वर्ड ये था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये पहला वर्ड था। और उस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वो एंगेज है, और वो किसी बहुत बड़े रईस के पास एंगेज थी। और मतलब उसका तो फ्यूचर बहुत ब्राइट था। बट उस वक्त क्या ऊपर वाले की मर्जी थी कि उसने हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद एक होता है कि भाई मैं बहुत माइंड डिस्टर्ब था, तो उसका नेचर कैसा था कि वो बहुत मुझे सुनती थी, वो रिस्पेक्ट तो बहुत करती थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि उसको इतना समझ में आता था कि यार, उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। और मुझे भी लगता है मैं हूँ। लोगों को क्या लगता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और हर इंसान को लगना चाहिए कि वो कितने पानी में है। तो मुझे पता है, मेरी गहराई मुझे पता है। तो खैर, तो मुझे बहुत दिल से सुनती थी। और सुनने के बाद इमोशनली इतनी अटैच हो गई ना कि
उसको समझ में ही नहीं आता था कि कैसे ये। और मैंने एक दिन अपनी माँ को फ़ोन किया कि भैया मैं इसके साथ निकाह करने जा रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ सूरत। और आप फरजाना से तब भी रह रहे थे? हाँ, मैं रह रहा था। हाँ। लेकिन हम लोगों का बहुत पीक पे चल रहा था उस टाइम पे, झगड़े। हाँ बहुत। और तो आपने उसको बताया कभी? उसको नहीं बताया, मैं सीधा निकल गया फिर। अच्छा, प्रीति के बारे में बताया नहीं, सीधा निकल गए माँ के पास सूरत में? असल में हुआ क्या कि मैं 1.5-2 महीने पहले से ही मैं कार्टर रोड के फ्लैट से निकल के यहाँ रह रहा था। तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया कि मैं यहाँ अकेले रह रहा था और मुझे सब चीज का प्रॉब्लम था। असल बात ये थी, मुझे अभी याद आया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं बोला यार इतना भी क्या। एक होता है ना आदमी, क्योंकि उस वक्त मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन घर में ऐसी सिचुएशन की साला मेरा काम में दिल ही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था यार अभी क्या करूं क्या करूं। तो गुस्से में मैंने इसको फोन करके बुलाया था, आप समझे। तो 1.5 महीना में अकेला रहा था यहाँ पर। तब तक उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मुझे लग रहा था हाँ हो जाएगा चलो। और वो निकाह के पहले ही आपसे आके रहने लगी? कौन? प्रीति? नहीं ना भाई। ओके, निकाह हुआ और फिर रहने लगी? प्रीति से डायरेक्ट निकाह किया मैंने। इंडस्ट्री मेरे जेब में थी, लेकिन मेरा दिमाग काम करने की तरफ था ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से अपनी माँ बहनों के बारे में सोचता रहा, उसके बाद मेरे बीवी बच्चों के बारे में सोचता रहा। ये बात तो फरजाना खुद भी बहुत अच्छी तरह जानती है। मैंने जब भी 1 रुपया कमाया हो या 1 लाख कमाया हो, मैंने हमेशा फरजाना के हाथ में दिया। मैं हिसाब किताब लेने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैंने उसके साथ कभी ऐसे किया, ना इसके साथ कभी ऐसे किया। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ आज भी। आपकी मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू देखी और उसमें मुझे लगा कि आज आप खुश नहीं हैं। आप बार बार उसमें कह रहे थे क्या? कि 2 शादियां करके नहीं, खुश नहीं रहता इंसान। वो उसको आप गलत ले रहे हो। खुश नहीं रहने का कारण ये है कि भाई मेरा अटैचमेंट तो बच्चों के साथ है ना। मुझे इस बीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीवी ने मुझे एक माँ की तरह पाला है, एक बहन की तरह पाला है और एक बीवी की तरह पाला है। तो इसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसका नाम मैंने आयशा रखा हुआ है। तो इस लड़की ने तो अपना सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि अपना कैरियर छोड़ दिया। इतना आसान नहीं है। किसी भी लड़की को आप बोलो कि ग्लैमर लाइन की लड़की होती है जिसका फ्यूचर सामने खड़ा है, और उसको हीरोइंस के भी ऑफर आ रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो उसने पलट के कभी नहीं देखा इंडस्ट्री। ये आपने उनसे कहा कि ये लाइन छोड़ दो? नहीं नहीं, मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। ये एक मेरी स्पेशलिटी है कि कोई भी चीज आप बोलकर करवा रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। इसीलिए तो ये रिश्ता टिका हुआ है ना आज भी। आज आप देखो, मुझे तैयार करके अभी भी उसी ने भेजा। और ये सिर्फ आज नहीं, वो 20 साल से मुझे ऐसे ही तैयार कर रही है। और उसकी कमी मुझे सबसे ज्यादा नजर आई थी कब? जब मैं बिग बॉस 3 के अंदर गया था, जब अमित जी बिग बॉस कर रहे थे जी। तब मुझे पहली बार वो महसूस हुआ था, एहसास हुआ था, क्योंकि इसके साथ रह के आदत पड़ गई थी मुझे। एक एक चीज, अंडर गारमेंट से लेके हर चीज मैं कभी आज तक नहीं लिया हूं। क्या मुझे पहनना है, यहाँ तक कि मेरा बेटा जैद कितनी बार उसको बोल चुका कि आयशा मम्मी डैडी की आदत आपने खराब कर दी है। जूते का लेस भी आप ऐसे बांध देते हो कि डैडी जैसे कि अभी स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा है। बोले मुझे अच्छा लगता है। आज भी आपका जूते का लेस बांधती है? आज भी। फरजाना और आयशा, इनकी मुलाकातें होती है? बिल्कुल होती है। अभी मेरे जन्मदिन पे फरजाना केक लेके आई थी, आयशा भी थी। हाँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उसका, मेरे पास वीडियो है उसका। तो ये ठंडा कब हुआ मामला कि फरजाना आने लगी और आप लोग भी जाने लगे वहां? हम लोग ऐसा जाते आते नहीं है, लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है ना, खुशी का मौका होता है, बच्चों को खुशी करने का मौका होता है, तो सब एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके ही मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन था तो एक दिन पहले मैंने सबको, जैद को, गौर को, मेरे सब बच्चे, और ये सरप्राइज बच्चों ने दिया था मुझे। और वो आइडिया था आयशा का। आयशा ने इन सब के साथ वो दिमाग लगाया और बोले तेरे डैडी को सरप्राइज देंगे, क्योंकि ये बर्थडे मनाना, ये मनाना मुझे पसंद नहीं है। तो उसने सरप्राइज दिया और हम लोग योकोस में अचानक ये लोग मेरे सामने आए तो मैं भी एकदम घबरा गया। तो ये सारे लोग मिले तो मुझे अंदर से फील हुआ कि
उस टाइम पे फरजाना नहीं थी। तो नेक्स्ट डे लिटरली मैंने फरजाना को, मेरी वाइफ आयशा ने फ़ोन किया उसको, और मैंने खुद भी उसको बोला कि कल दावत में तू तो आई नहीं, तो हम आज स्पेशल तेरी वजह से आज फिर से बर्थडे मनाया जाएगा। तो वो आई, फूल लेके आई, केक उसी वो ही लेके आई। कितने सालों के बाद ये मामला ठंडा हुआ? ये मेरे ख्याल से यूं समझो ना आप, कितना वक्त, कितना लगा, कितने साल? वक्त तो बहुत लगा, क्योंकि कितने साल? 10 साल तो हमारे ऐसे ही चले गए, विदाउट बातचीत। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शोले फिल्म चल रही है, एक तरफ गब्बर सिंह है तो दूसरी तरफ ठाकुर है ना, और जय वीरू, सब बच्चे परेशान। ये कहानी है हमारी। ऐसे एक आध कुछ कंट्रोवर्सी और भी हुई आपके रियलिटी शो में। एक लड़की थी, हाँ, पूनम यादव, जो लोग कहते थे आपका उससे प्यार हो गया है, और फिर उन्होंने आके बाहर कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहा जाता था कि पूनम यादव को एबॉर्शन करना पड़ा। हाँ, वो किस्सा जो था, और वो बच्चा आपका था कहते थे लोग। हाँ, वो तो बोलने के लिए तो किसी का भी बच्चा बोलेंगे, लेकिन मेरा और पूनम का एक ही रिश्ता था, वो एक रहम वाला रिश्ता था। एक गरीब बच्ची है, उसको मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ शो में सपोर्ट किया था। और इनफैक्ट आप कभी भी किसी भी लड़की को पूछ सकते हो, किसी भी शो में, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी भी पूछ लेना, मैंने कभी किसी को ये तक नहीं बोला कि चल आज कहीं कॉफ़ी पीने चलेगी क्या। दाना डालने का तो स्टाइल है ना भाई, वो ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सब जानता नहीं हूँ पैतरे, लेकिन मैं उस तरह का हूँ नहीं। मुझे लड़की पसंद आई आयशा, मैंने फर्स्ट मीटिंग में बोल दिया शादी करेगी। लेकिन जब पूनम का इंसिडेंट हुआ तो घर पर तकलीफ हुई? एक ही का सपोर्ट था, वो आयशा का। कुछ सवाल नहीं पूछे उन्होंने? उसको सबसे ज्यादा भरोसा था। वो इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि उस वक्त सब ने मुझे ये सोचा कि ये मैंने किया होगा। आवेश ने भी सोचा किया होगा? आवेश तो देखो, ये लोग तो बच्चे थे। कितने साल का था आवेश उस वक्त? उस वक्त आवेश कितने साल का होगा, मेरे ख्याल से मुश्किल से उस वक्त 20 साल का सवाल कर सकते हैं। 18-20 साल के। मेरे बच्चों ने आज तक सवाल नहीं किया। तो कौन सोच रहा था आपने किया होगा? मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले लोग, उनको लगा होगा कि साला इसने कर दिया होगा, तभी तो हुआ ना, नहीं तो ऐसे कोई कैसे नाम लेगा। और आप यकीन मानो, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे उस जमाने से केस किया हुआ है जो आज तक है। ये भी मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ। तो आपने केस किया कि उन्होंने ये स्टोरी छापी? ऑफ कोर्स, मैंने बकायदा इन पे केस किया हुआ है, आज भी केस किया हुआ है, अभी भी केस किया हुआ है भैया। तो अगर जब स्टोरी छप रही थी तब आपको फोन नहीं किया कि आप बताइए ये स्टोरी है, इसके बारे में कोट दीजिए? नहीं, मुझे जब फोन आया था ना तो मैं सूरत में था और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। अब सिचुएशन आप देखो, मेरी माँ मर गई यार, और उस दिन रात को मुझे कॉल आया तो मैं अपने आप में वैसे ही नहीं था, मुझे तो वैसे ही समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पूछ रहे। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना बोला, फिर भी छाप दिया इन लोगों ने। अच्छा, छप गया? हाँ। तो आपको ये इतने सारे कंट्रोवर्सीज ने घेर लिया, पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव हो गए, तो क्या इसका कुछ इफेक्ट तो करियर पे पड़ा होगा? देखिए, करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आपका मेंटली दिमाग। मेरे दिमाग में वो बात ऐसे घर कर गई है कि यार मैं जब तुम्हारे लेने देने में नहीं हूँ, मैं कभी तुम्हारे नाम तक तुम्हारा नहीं जानता था, तुम्हारे को मेरी तरक्की, मेरी कामयाबी से इतनी क्या तकलीफ कि तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और एक गरीब बच्ची को बदनाम भी कर दिया तुमने। तो वो इल्जाम की वजह से आपको करियर पे ज्यादा फर्क पड़ा? मुझ पर ज्यादा फर्क पड़ा। यस, योर इनर टर्मोइल। हाँ, क्यों, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, क्या इंडस्ट्री ने अभी आपसे थोड़े दूर हो गए वो लोग? इंडस्ट्री तो वैसे ही कभी किसी की नहीं है यार। नहीं, बट एक अगर कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो बैक स्टेप लिए जाते हैं, तो कमजोरों की निशानी है ना। आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ, वो जिन्होंने किया होगा वो ही बता सकते हैं ना, मैं ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकता। आपको लगा नहीं कि ये लोग मुझे पहले काम देते थे अभी नहीं दे रहे? नहीं, मैं उससे पहले से मैं बहुत स्टैंडर्ड से काम किया। मैंने संजय बंसाली के साथ पहली फिल्म में भी बहुत रुबाब से काम किया, तो मेरा एटीट्यूड है। शायद इंडस्ट्री को चमचों के साथ काम करना पसंद है, इनके गुलाम बन के काम करे, इनकी हाजी हाजी करे। अरे मुझे अपने हुनर पे इतना भरोसा है और अपने ऊपर वाले पे इतना भरोसा है भाई। हम दिल दे चुके सनम। हाँ,
में आपने जब काम किया बंसाली के साथ, हाँ तो ऐसे कहा जाता था कि आप बोलते थे नहीं ये गाना गाएगी और ये गाना गाएगा, हाँ। सिंगर मैं चूज करूंगा। हाँ। बंसाली को कुछ अलग सिंगर्स चाहिए थे। वो देखो, वो एज ए डायरेक्टर बोलता जरूर था, लेकिन उस पे हमारी लड़ाई हो जाती थी। वो कौन से गाने थे और कौन से सिंगर्स वो चाहते थे? जैसे क्या हुआ ना कि तड़प तड़प के जो गाना था वो हम दिल दे चुके सनम के लिए कंपोज नहीं किया गया था। वो गाना संजय से मिलने से पहले ही मैं कंपोज कर चुका था, एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म कर रहा था। कौन सा बैनर? वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो बात गई रात गई। लेकिन वो पिक्चर रिलीज हुई? हाँ, वो पिक्चर रिलीज हुई, वो पिक्चर हिट हुई? हाँ बिल्कुल। मैं वो भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पकड़ लोगे, आप बहुत होशियार हो। लेकिन मैं उस आदमी का नाम इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि उस आदमी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था और मैंने जिसके लिए तड़प तड़प के उसकी सिचुएशन सुन के कंपोज किया था। लेकिन उस वक्त उसने मुझसे कहा था कि आप ये 2 कव्वालों से गवाना, मैं कव्वालों के नाम भी नहीं लूंगा, और मैंने वो 2 कव्वालों को बुलाया स्क्रैच गाने के लिए, पर मुझे लगा कि ये तो गा ही नहीं पा रहे। तो मैंने महबूब से कहा कि यार एक के नाम का लड़का है, उसका नंबर है क्या? तो बोले हाँ दरबार मेरे पास है। तो मैं बोला तू ही लगा देना भाई। तो उसने फ़ोन लगा, तो इत्तेफाक से मैं बैंड्रा में पर्पल एज में वो स्क्रैच कर रहा था और के था स्पेक्ट्रल हारमोनी में सेंटा क्रूज में। तो उसने महबूब भाई को बोला, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, मैं तो जानता ही नहीं था। तो बोले यार के मेरा दोस्त है इस्माइल दरबार, उनका एक स्क्रैच गाना है, तुम गाओगे क्या? बोले हाँ हाँ महबूब भाई क्या हो गया, गा दूंगा। क्योंकि उस वक्त वो भी बेचारा, उसका कुछ नाम नहीं था। जब वो आया और उसको जब मैंने गाना सुनाया तो के बोला ये गाना तो मैं गा ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने के को बोला मैंने तुझे गाने के लिए बुलाया, तू क्या कर सकता है उसके लिए नहीं बुलाया, वो मेरा डिसीजन है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगलर म्यूजिक डायरेक्टर हो तो आप कुछ भी, उस टाइम से मेरा रुबाब यही था, क्योंकि मुझे अपने काम पे बहुत भरोसा था। घमंड नहीं है, भरोसा था। और मैंने के को बोला वो तेरा काम नहीं है कि तू ये गाना गा सकता है कि नहीं गा सकता है, तेरी वॉइस की जो रेंज है ना, मुझे सिर्फ उसकी जरूरत है, गाना कैसे गवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। और जब उसने गाया तो उसको यकीन ही नहीं हुआ था, वो स्क्रैच था। और ये गाने के लिए बंसाली को कौन चाहिए था? नहीं ओरिजिनली नहीं, उस वक्त बंसाली का चैप्टर ही नहीं था मेरी लाइफ में। फिर हुआ ये कि नहीं, जब ये गाना उनके पास गया, हाँ तब कौन चाहिए था उनको? तब बंसाली को मैंने स्क्रैच सुनाया ना, क्योंकि बंसाली भी आपने उनको के का गाना सुनाया, राइट? हाँ, लेकिन कब सुनाया, उसको भी 4 महीने बाद सुनाया। तो उनको कौन चाहिए था वहां? उस वक्त उसको वो कोई चाहिए था नहीं, लेकिन एक दिन अचानक कुमार शानू के 28 गाने, वो क्या उसमें नाम आ गया था कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में, और कुमार शानू आसमान छू रहा था। और नेचुरली एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय की खामोशी फ्लॉप भी हो गई थी, तो वो वैसे ही डिप्रेशन में था। तो उसने बोला यार ये गाना इस्माइल, एक तो आप भी नए हो, तो ये गाना एक काम करते हम लोग कुमार शानू से गवा लेते। तो बोला संजय ये गाना कुमार शानू का गाना ही नहीं है, तड़प तड़प के, आप एक काम करो मैं दूसरा गाना बना देता हूँ, अगर आपको कुमार शानू ही चाहिए आप इस गाने को भूल जाओ। बोले नहीं नहीं, गाना तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। टाइटल ट्रैक में कौन चाहिए था उनको फीमेल वॉइस में? देखिए टाइटल ट्रैक में तो उस वक्त डिसीजन हमारा अपना ही था, और मोहम्मद सलामत को हमने उसमें ब्रेक दिया था, और कविता जी तो बहुत इस्टेब्लिश थी पहले से ही, तो पहले से ही फाइनल था वो। और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ऐसा बहुत बार ऐसा होता था कि ये इस्माइल इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। जैसे अलबेला सजन आए और हमने एक बहुत बड़े पंडित के साथ 1.5-2 महीना तक वो गाने के ऊपर काम किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले दिन वो गा नहीं पा रहे थे। तो मेरी समझ में आ गया, तो उस्ताद सुल्तान खान साहब उस दिन सारंगी बजाने आए हुए थे और संजय मेरे ऊपर भड़क रहा था। मैं बोला यार ये गा नहीं पा रहे। तो बोले आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो आपका डिसीजन है, मैं क्या करूं। मैं बोला अभी ये पंडित जी तो आपने लाया हो ना भाई, तो मैं अभी इनका मैं क्या करूं। ये उनका डिसीजन था पंडित जी का? हाँ, वो मेरा नहीं था।
लेकिन वो पंडित जी गाने में खराब नहीं थे, लेकिन वो अलबेला सजन जिस तरह का मैं चाह रहा था वो नहीं गा पा रहे थे। तो फिर मैंने गुस्से में मैंने वो पंडित जी को जाके ये बोला कि आज नहीं करते, हम बाद में करेंगे। और सुल्तान खान साहब अपना सारंगी को कपड़े से साफ कर रहे थे, क्योंकि वो गाना तो उधर ही रुक गया। तो जब पंडित जी चले गए तो मैंने सुल्तान खान साहब को रिक्वेस्ट की, जबकि मुझे भी नहीं पता कि सुल्तान खान साहब गा पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक सारंगी प्लेयर है तो मैंने बोला यार कुछ तो ये आदमी के गले में होगा। ये कुदरती एक ऊपर वाले की हेल्प आई मुझे, क्योंकि संजय का तेवर बहुत अजीब था उस दिन, आप समझे ना। तो मुझे फिर वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वाली बात फिर दिखानी थी। तो मैंने सुल्तान खान साहब को बोला कि ये गाना आप गा सकते, आपने इतनी देर बजाया, आपको सब रिहर्सल में सब पता भी चल गया। अरे बोले बेटा तू मरवाएगा मेरे को, इतने बड़े, वो ऐसे कान पकड़ के उन्होंने भी बोला, बोले नहीं बेटा मैं तो नहीं गाऊंगा। तो मैं वैसे ही गुस्से में था। मैं बोला देखो चचा आप नहीं गाओगे, मैं किसी और को बुला लूंगा, मैं तो आपको चांस दे रहा हूँ। फिर बात मुझे वो करनी पड़ी, भाई सीधी बात है ना, आपको मैं चांस दे रहा हूँ, आप गा दो। तो वो अपनी जगह वो पंडित जी की रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो गलत भी नहीं था। मैं अपने म्यूजिक डायरेक्शन की रिस्पेक्ट कर रहा था, तो मैं भी गलत नहीं था। मैं आज भी उस पंडित जी का गुनहगार हूँ। वो इसलिए तो पंडित जी का फुल नेम क्या था? मैं नाम बता नहीं सकता हूँ, नहीं सवाल ही नहीं। उसमें उनका कसूर नहीं था, उसमें कसूर था संजय का, जो जिसने हमारा 1.5 महीना पहले तो वहाँ वेस्ट किया, उनको सपने दिखाए, फिर वो रिकॉर्डिंग। आपको पहले से शक नहीं था कि पंडित जी नहीं गा पाएंगे? देखो वो इंस्टिंक्ट जो म्यूजिक डायरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, म्यूजिशियन हूँ, एक इंस्टिंक्ट होता है। आपको मैं बताता हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो पंडित जी जब गाते थे ना, तो जो ऐसी ऐसी चीजें गाते थे ना, तो दिमाग काम नहीं करता था, बहुत तैयार थे वो। तो सवाल ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं उनके बाजू में बैठने की भी, मैं तो ये भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ ना कि अलबेला सजन, वहां उन्होंने कभी, उनको ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर जागने के बाद ये कंपोजर अपना क्या चीज करेगा, वो उनको उतना दिमाग में नहीं था। और उनके पीछे बहुत मेहनत भी की मैंने, ऐसा भी नहीं कि एक बार गाया और मैं चिढ़ गया, ऐसा नहीं, मैं बहुत बार बार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे रेंज समझ में आ गई उनकी कि नहीं हो पाएगा, अगर मैं 6 महीने तक भी इनको गवाता रहूंगा तो नहीं होगा। एक रेंज होती है हर सिंगर की। बस उस दिन सुल्तान खान साहब की तकदीर खुल गई और कुछ नहीं। देवदास में आपके बहुत झगड़े हुए संजय बंसाली के साथ? संजय बंसाली के साथ तो झगड़े ही झगड़े, मिले हूँ जब से अभी तक झगड़े ही चल रहे, तो वो तो नॉन स्टॉप है, क्या करेंगे। बहुत गानों पे हुए, हाँ पिक्चराइजेशन पे भी हुआ। उसको शायद यही चीजें मेरी पसंद आ रही थी शुरू से, कि यार ये काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और इसको डर नहीं है। मतलब एक होता है ना कि अगर यार मैं ऐसा बोल दूंगा तो संजय बंसाली मुझे निकाल देगा, तो मेरा नेचर था ये कि तू क्या निकालेगा, ले मैं ही छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए देवदास के टाइम पे भी हम दोनों का क्या हुआ, हम लोग हम दिल दे चुके सनम के टाइम जो लफड़ा था, तो हम वैसे भी थोड़ा एक दूसरे से दूर हो गए थे। सिर्फ इस पंडित जी और वो नहीं ऐसे तो हमारे तो हर बात तड़प तड़प के दिल सॉन्ग के लिए नहीं, बहुत म्यूजिक को लेके बहुत बार बार झगड़े होते थे मेरे और संजय के, क्योंकि संजय भी बहुत ईगोइस्ट है और उसका ईगो, वो भी अपने आप को यही समझता है कि उसके जैसा ना डायरेक्टर कोई है ना उसके जैसा कोई है। तो वो उसके अंदर कुदरती जो चीज़ है वो चीज़ मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, बट मेरे काम को लेके मुझे भी वही कॉन्फिडेंस है। तो मेरी लड़ाई ये बात की है कि भैया यहाँ पर तू मुझे मत सिखा। जब वो डायरेक्ट करते हैं हाँ, तो एक्टर्स के साथ कैसे बर्ताव रहता है? ऐसा सुनने में आता है कि बहुत भड़क जाते हैं। तो उसका गलत भी नहीं बोलूंगा, वहां पे संजय बंसाली अपनी जगह एकदम राइट है ना। अगर एक्टर बन के काम करेगा तो थोड़ी होगा, उसको अपने कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा ना भाई। अब वो आएगा ताज से खाना मंगाओ ने यहाँ से ये मंगाओ, तो शान और शोहरत में ही लगे रहते ये लोग। तो फिर आदमी का दिमाग तो घूमेगा ना कि भैया ठीक है खा, तेरे को जितना खाना है 50,000 का खा, लाख का खा, इन काम तो सही कर। तो ऐसा हुआ था आप लोग के साथ? एक्टर्स आते थे और बोले इतना खाना मंगाओ, ये मंगाओ? नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यार, मैं भी एक मिसाल क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप अगर 50 करोड़ लेते हो एक फिल्म का, चलो मैं इधर आता हूँ,
तो किस बात का आपको 50 करोड़ मिल रहा है? आपको काम तो करना पड़ेगा ना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप ऐसे कैसे जजमेंट लगा लोगे कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ? वो तो गलत। वहां संजय बंसाली रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल अपनी जगह राइट है। जब सलमान शूट कर रहे थे हम दिल दे चुके सनम पर, हाँ, तो तभी से ही वो लेट आते थे सेट पे? क्योंकि अभी एक मुर्गा दोस्त ने इंटरव्यू दिया नहीं सलमान देखो, और उन्होंने कहा हाँ कि सलमान तो आते ही 8 बजे रात को, सुबह का टाइम होता है शूट का, अब 8 बजे आएगा तो आप देखिए वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। वो सेट का मामला है, वो तो ज्यादातर संजय बता सकता है ना। मैं रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ। और रही बात, सलमान खान ने संजय बंसाली को हेल्प किया हुआ है। वो एक बहुत बड़ा स्टार था जिसने संजय बंसाली को खामोशी में भी हेल्प किया। हम दिल दे चुके सनम, खामोशी फ्लॉप होने के बावजूद वो संजय के साथ खड़ा था। लेकिन जब देवदास बनानी थी तो उसको शाहरुख को ले लिया उसने। लेकिन सलमान को लेने वाले थे। हाँ नहीं, ऐसा वो मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि देवदास में मैं था ही नहीं। वो अन्नू मलिक के साथ सेटिंग कर रहा था, विशाल भारद्वाज के साथ कर रहा था। और मुझे ये बात अन्नू मलिक और विशाल भारद्वाज ने दोनों ने साथ में बताई थी कि भाई मेरे इतने गाने फाइनल हो गए थे, मेरे इतने गाने फाइनल हो गए थे। तो किया मैंने, है ना। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, नहीं, उन लोगों ने दुख हुआ होगा। उन लोगों ने बड़े बड़े हंसते हंसते हुए मुझसे कहा था, मतलब विशाल ने अन्नू मलिक को बोला, अरे यार अन्नू एक्चुअली हम लोग चंद्रमुखी बन गए, पारो ये था, समझे। तो वो जोक में बोल दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ऑलरेडी मैं वो देवदास में था ही नहीं। मुझे बाहर से न्यूज सब मिल रहे थे कि संजय का सेटिंग चल रहा है, गाने फाइनल हो रहे हैं, रोना धोना सेटिंग में चल रहा है ना। ड्रामाबाजी तो चलती है ना हर जगह। क्या रोना धोना? मतलब गाना पसंद आया था तो ये लोग म्यूजिक से बहुत प्यार करते ना, तो रोते, ऐसा है। तो ये इसको आप ड्रामेबाजी कहते हैं या टीयर्स एक्चुअल होते हैं, रियल होते हैं? नहीं, ड्रामेबाजी है ये सब ड्रामा है भाई। आप रोए थे तो फिर क्यों उन लोग को नहीं लिया? दोनों एक शिकायत कर रहे कि मेरे ये गाने पे रोए थे, मेरे ये गाने पे रोए, तो फिर क्यों नहीं लिया? अगर इतना आपको इमोशनल हो गए और इतना अच्छा लगा, तो गलत है ना यार। और फिर जब आपके पास आए, हाँ, तो आपने ये नहीं कहा कि आप तो अनु और विशाल से बात कर रहे थे? नहीं, मुझसे उसने ये कहा कि इस्माइल आप मुझे बताओ कि आप, अगर मैं आपके साथ काम, मतलब आपको देवदास देना चाहूँ और आपको मैं ये कहूँ कि आप देवदास करो, तो आप क्या करोगे? तो मैं पहले से बहुत बहुत ईमानदार माँ बाप की औलाद हूँ। मुझे एक चीज पता थी कि हम दिल दे चुके सनम संजय बंसाली ने डेयरिंग की थी, नहीं तो किसी की औकात नहीं थी इंडस्ट्री में कि मुझे चांस दे। वहां संजय बंसाली को सैल्यूट है। तो मेरे दिमाग में वो बात थी, इंडस्ट्री मेरे जेब में थी, लेकिन जब संजय बंसाली ने इमोशनली ये लाइन मुझसे कही तो मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है। बोले लेकिन आप बाहर का कोई फिल्म नहीं करोगे अगर देवदास करोगे तो, जब तक ये खत्म ना हो। हाँ, और जेब में इंडस्ट्री, सोचो। लेकिन बोलते हैं ना, जिगरा चाहिए, जिगरा। तो एहसान का बदला मैं एहसान के थ्रू चुका सकता था। मुझे जरूरत थी तो उसने हम दिल दे चुके सनम दिया, जब उसको जरूरत थी तो मैंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन आपने ये नहीं कहा आप अनु और विशाल के पास जा रहे थे? क्या मैं क्यों बोलूं यार? देखिए, आप कुछ भी हो तो संजय मेरा गॉडफादर तो था ना, मैं उसको शर्मिंदा तो नहीं कर सकता हूँ ना कि अभी, और भाव भी नहीं खा सकता हूँ। मेरी इतनी बड़ी औकात मैं अपने आप को नहीं बना लिया था कि मैं बन गया हूं तो अभी मैं कुछ भी बोलूं। मैं लड़ाई सही बातों पे करता हूं, आपको गिराने के लिए कभी नहीं करूंगा। अगर मैंने ये ठान लिया कि नहीं आप मेरे गॉडफादर हो तो हो, झगड़े की बुनियाद ये। आप कह रहे हैं सलमान उनके साथ खड़ा रहा तो भी शाहरुख को साइन किया। हाँ, तो हो सकता है उस वजह से सलमान और संजय के, मतलब सलमान के दिल में ये आया होगा। आपने ये सुना था? मेरा जजमेंट से बता रहा हूं। आपने सुना नहीं था? मैंने नहीं सुना भैया। मेरा ये दिल बोल रहा है कि सीधी बात है ना भाई, आदमी अगर आप मुझे हेल्प करोगे, एक बार नहीं 2 बार करोगे, और तीसरी बार आप किसी ऐसे स्टार को लेके आओगे जो आपका कॉम्पिटिटर है। शाहरुख हमेशा सलमान का कॉम्पिटिटर ही रहा आज तक। लेकिन हो सकता है बंसाली को डायरेक्टोरियल इंस्टिंक्ट ये कह रहा हो कि शाहरुख इज बेटर सूटेड टू द रोल। भाई वो तो अब देखिए, एक सिंपल सी मैं बात आपको बोलूं, बात वही आती है
कि आपने अंदाजा लगा लिया कि ये शाहरुख बेटर कर सकता था, हो सकता है सलमान उससे बहुत अच्छा करके निकल जाता। एक बार सलमान से पूछ तो लेते ना, ये उसका सोचना होगा। लेकिन उसमें ऐश्वर्या राय थी ना, किसमें? देवदास में। हाँ थी ना। तो सलमान को कैसे लेता? तो ऐश्वर्या राय तो अभी भाई, अभी उसके बारे में तो अब वो लोग से ही पूछोगे। ब्रेकअप तो हो चुका था ना, मे बी इसकी वजह से ही नहीं हुआ होगा। बिकॉज वो, मैं प्रहलाद कक्कर का इंटरव्यू कर रहा था लास्ट वीक, और उन्होंने कहा सलमान और ऐश्वर्या का जब ब्रेकअप हुआ था, सलमान बहुत एग्रेसिव था, बिल्डिंग में आता था, चिल्लाता था, दीवार से अपना सर ठोकता था। वो तो सारे, वो तो मीडिया में सारे वो किस्से तो सब फेमस हो ही चुके थे ना, और मीडिया के थ्रू ही हमको भी पता चलता था। तो हम लोग को अंदर से बुरा भी लगता था कि यार दोनों इतना अच्छे दोस्त है, दोनों में इतना प्यार है, फिर क्यों लड़ रहे हैं, हमको बुरा लगता था। क्योंकि ऐश्वर्या राय भी बहुत अच्छी है, सलमान तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन ऐश्वर्या राय भी बहुत अच्छी थी, तो और दोनों बहुत अच्छे लगते भी थे। अब लड़ते थे तो हमको बुरा लगता था, और लड़ते लड़ते अलग ही हो गए तो हमको आज भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी वो सारी बातों के लिए देखिए जगह नहीं है, क्योंकि अब आज ऐश्वर्या भी किसी और की वाइफ बन चुकी है ना। उसके बारे में तो सलमान खुद भी कभी बात नहीं करता है, वो इतना समझदार है वो, और वो भी कोई अहम आदमी नहीं, वो अमिताभ बच्चन की बहू है भाई। अगर आप रेडिट पर जाएं हाँ, और रीड करें कमेंट्स लोगों के, हाँ, तो कई लोगों का ये मानना है कि जब भंसाली म्यूजिक कंपोज करने लगे, जब आप वहां से निकल गए, उनका स्टाइल, उनका बनाने का तरीका, म्यूजिक आपसे बहुत मिलता जुलता है। People have also written that Bhansali is inspired by Ismail Darbar. देखिए, do you believe that it is right? हाँ बिल्कुल सही। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, और 100% लगता है, 1% भी डाउट नहीं है इस पे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा म्यूजिक सिटिंग वगैरह होती थी ना, तो मैं इतना लापरवाह आदमी ना कि अपने पास कभी कोई रिकॉर्ड करके रखने की आदत नहीं थी मुझे। ये मेरी लापरवाही हमेशा रही, यहाँ तक कि हीरा मंडी तक की भी रही, आप समझे कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे 5 सालों में मैंने ऐसे कितने कंपोजिशन गाए होंगे जो रिकॉर्ड होके उधर पड़े थे। उसने क्या क्या दिमाग लगा के उसको यूज किया होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ऐसे कुछ ट्यून्स हैं जो उन्होंने यूज किए हैं। संजय का आप जब उनके गाने सुनते हो, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ऐसा लगता है कि इस्माइल दरबार का म्यूजिक है, तो अभी मैं कैसे बोलूं कि हाँ मेरा ही है? मैं इतना ही बोल सकता हूँ। पता तो चलता है ना जिसने अगर भाई, तो अगर आप मेरा गाना सुन के गाना बनाओगे तो मेरे जैसा ही लगेगा ना। स्ट्रेट लिफ्ट नहीं है कुछ यार, जब मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, मैं कल क्या गाना बनाया हूं मुझे आज याद नहीं है, आप समझे। तो मेरे पास कुछ मैं रखता ही नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। अभी ये जब से मोबाइल आया है ना, तो एक मोबाइल के अंदर तो मेरा इतना सब गाना था, वो मोबाइल ही पूरा घूम गया। अगर ट्यून आपने बनाई है तो आपके जहन में होगी ना? नहीं रहती है ना भाई। मैंने कहा ना, मैं एक इकलौता ऐसा कंपोजर हूं जो वन टाइम में गाना कंपोज करता हूं और उसको वहीं छोड़ देता हूं। वो चक्की पीसिंग, एम पीसिंग, एम पीसिंग, वो जूस बनाता नहीं हूं मैं। आप लोग की मुलाकात तो हुई एक आध बार, कुछ साल पहले, और ऐसे कहा जाता था कि यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर अगेन हीरा मंडी में। आप? हाँ भाई, 1.5 साल संजय के साथ मैंने हीरा मंडी में काम किया। हाँ बिल्कुल काम किया, मैं बिल्कुल उसके लिए इनकार नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ ये कि भाई एक मीडिया वाला, उसने बेचारे ने मेरी तारीफ में ये लिख दिया कि हीरा मंडी में कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन बैकबोन इस्माइल दरबार का म्यूजिक होगा। तो वो न्यूज़ संजय के पास पहुंची, तो संजय को लगा वो न्यूज़ मैंने दिया है। मैंने बोला भाई मेरे को न्यूज़ देना होगा ना, तो मैं तेरे से डरूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने बोला है, लेकिन ये बात तो मैं उस आदमी को आज भी नहीं जानता हूँ कि कौन था भाई वो, लेकिन वो भाई साहब ने डाल दिया वो, है ना। और इनको लग गई बात। तो आपको कन्फ्रंट किया उन्होंने? हाँ किया, मेरे से बात किया। आपको बुलाया ऑफिस में? हाँ, बुला के पूछा उसने मुझसे कि इस्माइल आपने बोला। मैंने क्या, आपने ऐसे कैसे समझ लिया? आप पे विश्वास नहीं किया? नहीं किया उसने। अच्छा जाने दो, लेकिन मैं समझ गया। जाने दो का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये मुझे बस अब
ऐसी सिचुएशन पे लाएगा कि मैं खुद हीरा मंडी छोड़ के निकल जाऊं। तो उससे पहले आप ही निकल गए। हाँ, इतने दिन आपने ये हीरा मंडी की बात क्यों नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की कि मेरे से किसी ने पूछा नहीं, और मैं खुद होके बोलना नहीं चाहता हूँ। आपने हीरा मंडी जबकि का आज तो सोशल मीडिया इतना है, और मेरे बच्चे सोशल मीडिया पे तो वैसे राज कर रहे, अवैध, और इन लोग 30 मिलियन पे, तो इसका मतलब है वो ईमानदारी के 30 मिलियन है, वो अपने बाप पे गए हुए, वो धापे हुए नहीं है, पैसा खिला के बढ़ाए हुए नहीं है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया हुआ। करेक्ट। तो मुझे ये सारी चीजों का तो सपोर्ट था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा छोड़ यार, तेरे कर्म तेरे साथ। लेकिन आज इत्तेफाक निकला तो मैं भी उससे भाग भी नहीं सकता हूँ। आग तो लगी हुई है ना भाई अंदर। आज तक आपको मीडिया ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हीरा मंडी से अरे क्यों निकल गए? मैंने मीडिया को इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया। मैं जवाब ही नहीं देता हूँ किसी को। पूछ लो आप पूरी मीडिया को। आपने कुछ इंटरव्यूज दिए बिग बॉस के टाइम अभी रिसेंटली? एक ही दिया। और उन्होंने पूछा नहीं? किसने ने? उसने नहीं पूछा। उसने सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के बारे में बात की। और मैं इंटरव्यू देना बंद ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू दूंगा तो मैं डरूंगा तो नहीं। और जब आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया हाँ। तो उन्होंने बुलाने की कोशिश नहीं की? किसने? बंसाली ने। नहीं, वो क्यों करेगा? जब बैकबोन इस्माइल दरबार है तो उसको समझ में आ गया कि हम दिल दे चुके सनम में भी बैकबोन इस्माइल दरबार था, देवदास में भी इस्माइल दरबार था। ये मैं नहीं कहता, आपके पीआर नहीं बोला था, फ्रंट पेज पे सबने बोला हुआ है। तो उसका ईगो में उस वक्त भी देख चुका था, तो उसको डर घुस गया है उसको कि साला मैं इतना मेहनत करता हूँ, क्रेडिट ये लेके जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, मेरा तेरा ट्यूनिंग ऐसा है, उस ऊपर वाले का कुछ साथ ऐसा है कि जिसकी वजह से वो काम में उतनी रौनक आ जाती है। आपने हीरा मंडी देखी? बिल्कुल देखी। कैसी लगी? मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे वो उसमें मेरा म्यूजिक नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ, अगर इसमें मैं म्यूजिक करता तो इस हीरा मंडी को मैं अमर बना देता बॉस। जब तक ये दुनिया जिंदा रहती है ना, तब तक लोग याद रखते हैं। इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो तैयारी करके रखा था ना, वहां तक कभी ये पहुंच भी नहीं सकता है संजय, ये मैं जानता हूं। इसलिए नहीं बोल रहा हूं भैया, ये मत सोचना कि मैं अपने मुंह से इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं अपनी। अरे यार, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस शुरू से ही था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। हीरा मंडी का म्यूजिक बहुत बड़ा हो सकता था। पर पिक्चर भी आपको अच्छी नहीं लगी? हाँ, और तुम शूट बहुत अच्छा करते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। वरना हीरा मंडी सब्जेक्ट इतना जबरदस्त था साला। पाकीज़ा आज भी देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो पाकीज़ा आज भी देखो तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये आदमी ने कैसे सोचा। ऐसा कुछ है ही नहीं। खाली डायलॉग बाजी से थोड़ी फिल्में बनती है, और खाली खूबसूरती से थोड़ी फिल्म। बहुत अच्छा शूट करता है, उसके मुकाबले में इंडस्ट्री में एक भी नहीं है, ये भी मैं बोलता हूँ आपको। और बहुत म्यूजिकल भी है संजय, उस मामले में भी कोई नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक ऑफ बाजीराव मस्तानी। यू लाइक्ड इट? बाजीराव मस्तानी का हाँ, कुछ कुछ गाने अच्छे थे। और ऐसा नहीं, ये बात मैं संजय के मुंह पे बोलता हूँ, आप समझोगे कि मैं आज पीछे इतनी हिम्मत आ रही है, ऐसा नहीं है भाई। मैं संजय को स्ट्रेट मुंह पे बोलता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि भले मेरा म्यूजिक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि यार जो भी है मेरा गॉडफादर है। पद्मावत? उसके हर म्यूजिक में मुझे सबसे खराब म्यूजिक लगा तो हीरा मंडी का। पद्मावत ठीक लगा? हाँ। गुजारिश? गुजारिश में कौन था? ऋतिक और ऐश्वर्या? तो उसमें थोड़ी संजय का म्यूजिक था। नहीं, डायरेक्ट तो उसने की थी ना, आप नहीं थे म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा म्यूजिक था, मुझे अच्छा लगा था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था, जबकि वो फिल्म मैं ही करने वाला था, सोचो। गुजारिश भी आप करने वाले थे, लेकिन अच्छा लगा मुझे। जो अच्छा गुजारिश है वो में क्या अच्छा हुआ? हाँ, गुजारिश में क्या हुआ? देखो यार, उसमें ना संजय का गलती है ना मेरा गलती है। ये बात मैं आज आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ये एक बात मेरी समझ में अब जाके आई है कि अगर ऊपर वाला जिस दिन नहीं चाहता है ना, उस दिन दुनिया का जोर लगा दो आप, नहीं हो सकता है। वो मैं मानता हूँ, लेकिन हुआ क्या? ऊपर वाले ने ऐसा क्या किया? ऊपर वाले ने हमेशा वही किया जो हमेशा यह होता है कि इस्माइल दरबार को पीक पे लेके आओ, गुस्सा दिलाओ, खुद हट जाएगा। वो उस किस बात पे गुस्सा आया इस्माइल को वहां पर? देखो क्या होता है ना कहीं संजय के दिल और दिमाग में ये बात तो बहुत जबरदस्त घर कर गई है, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम ही क्यों ना हो, फिर चाहे उस हम दिल दे चुके सनम के झगड़े फसाद ही क्यों ना हो, फिर उसके बाद देवदास में भी
यहाँ तक कि संजय ने तो देवदास में इतनी दुश्मनी निभाई कि उसने पीआर वालों को मुंह से बोला था कि इस्माइल दरबार का आप इंटरव्यू नहीं लोगे, मेरे पास प्रूफ के साथ है। मीडिया से नहीं करवाओगे? लेकिन सोचो मेरी इंसानियत देखो कि मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ। मीडिया से इंटरव्यू नहीं करवाओगे? हाँ। आपने कभी मीडिया को फोन नहीं किया कि मेरे इंटरव्यू? मुझे शौक ही आपने नहीं, कभी पीआर नहीं रखा? नहीं, मुझे शौक ही नहीं। चाहते तो आप कर सकते भैया, मेरा मानना ये है कि अगर आप 50 करोड़ की भी ऐड कर दो, हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टारों की फिल्में आती है, क्यों हिट नहीं होती है भाई? अच्छा काम हमेशा, उसको जरूरत नहीं है किसी की। गुजारिश में क्या हुआ? यू हैवंट स्टिल आंसर्ड दैट। गुजारिश में मैंने बताया ना, जिस तरह के उसको एक डर उसी वक्त से भर दिमाग। हाँ, लेकिन आप करने वाले थे ना। हाँ, लेकिन उसको तो डर था ना, मुझे ये बात तो पता नहीं थी ना कि ये तो इतना आप जब डर मिले था। तो आपको लगा? नहीं, उसका मिलना जुलना था, मेरे घर पे आना जाना था, ऐसा नहीं। बहुत, यहाँ तक कि हीरा मंडी तक का वो रिश्ता था। ये तो अभी मैंने स्टॉप किया। मैंने क्या, बहुत नॉनसेंस हो गया, अभी काय का गॉडफादर हो गया, जितना हिसाब किताब देना था दे दिया, खत्म हो गई कहानी। तो गुजारिश में भी आके एक ऐसा मोड़ आया, हाँ, कि उन्होंने कहा, मतलब मैंने संजय के, आपको लग रहा था कि हाँ, मैंने संजय के अंदर, आप ये सच जानना चाहते हो ना, तो मैं आपको टोटलिटी सच बता रहा हूँ कि उसको इस्माइल दरबार का एक खौफ घुस चुका था कि इसको लूंगा तो क्रेडिट ये ले जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गुजारिश ले लो या बाजीराव मस्तानी ले लो, वो आपको ऐसे दिखा रहे थे कि मैं काम करता हूँ, लेकिन करने नहीं वाले थे, और आपको उम्मीदें दे रहे थे, और बाद में आपको डिसअपॉइंट कर रहे थे? वो मेरे इमोशन के साथ खेलता ही चला जा रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं उसको अपना ही समझता चला जा रहा था, मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन हीरा मंडी के अंदर मेरा दिल और दिमाग टोटल सख्त करके खुला। तो आज ये कह सकते हैं कि इस्माइल दरबार और संजय बंसाली का कंप्लीट फॉल आउट हो चुका है? 100% हो चुका है। अगर आज की तारीख में संजय बंसाली मुझसे ये कहे ना कि मैं आपको 100 करोड़ दूंगा, मेरी फिल्म का म्यूजिक करो, तो मैं उसको बोलूंगा कि पहली फुर्सत में चले जाए यहाँ से। तूने अभी अब इस्माइल दरबार से तू बात करने आया, अभी तक वो इस्माइल दरबार नहीं था। वो एक है ना, एक तेरे एहसान के तले दबा हुआ आदमी था, लेकिन अब वो मैं नहीं हूँ। अब यार, मैं तो किसी इंडस्ट्री को, किसी को कांटेक्ट नहीं करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे कि काम आपके पास कम रहा है कई सालों से। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल लाइफ काफी बिखर चुकी थी और तकलीफें थी, इतने सारे फैमिली मेंबर्स बढ़ गए, 2 wives एंड चिल्ड्रन। आप क्यों नहीं कभी प्रोड्यूसर्स के पास जाते, फोन करते, या कुछ मतलब पार्टीज में जाते हो, व्हेन यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन कि मुझे आपके साथ काम करना है? क्या इसमें कुछ गलत है? देखो, मैंने ना 15 साल पहले ट्राई किया, कोशिश किया मैंने, ऐसा नहीं है। मैंने करण जौहर को भी फोन किया, मैसेज किया, मैंने आदित्य चोपड़ा को भी किया, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब मुझे लगा कि भैया कुछ मतलब नहीं है, उसके बाद मैंने डिसीजन ही ले लिया। जवाब आया? हाँ, जवाब आया? मेरे ख्याल से नहीं के बराबर ही था जवाब। उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जवाब ही नहीं आया, मतलब जवाब के भी लायक नहीं समझा, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। जब ये बात समझ में आ जाए ना, तो आपको भी उस वक्त ये बात समझ जाना चाहिए कि इस वक्त आपके काम को पूरी दुनिया जानती है। बात को समझने की कोशिश करो, तो जिसको जरूरत होगी मेरे जैसा काम चाहिए, वो मेरे पास जरूर आएगा, और जिसको जरूरत नहीं है वो कभी आएगा ही नहीं। अब मैं रोज सुबह उठ के आपको कॉल करूं, सर कुछ है क्या, फिर आपका रखा तो फिर उसको फोन किया। लेकिन इस्माइल साहब, लोग तो आए नहीं ना। हाँ, आते, तो अभी तक आते हैं लोग, लेकिन मेरे मिजाज के तो आने चाहिए ना। अच्छा, आपके पास जो आ रहे हैं वो आपको काम पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, मैं नहीं, मुझे पता है ना कि उसका हुलिया देख के मैं बता दूं ये पिक्चर क्या बनाएगा, तो म्यूजिक की तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो मैं खाली बस 1-2 रोटी खाने के लिए, मतलब मैं अपने आप को, अरे जब मैंने स्ट्रगल इतने शान से किया था, तो अभी तो मैं एक स्टैंडर्ड, एक नाम ऊपर वाले ने दे दिया, तो उस पे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ यार। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि काम कम होने की वजह से फाइनेंसेस पे फर्क नहीं पड़ा? देखो, फर्क तो बहुत पड़ा, लेकिन ऐसा फर्क ऊपर वाले ने आज तक नहीं लाया कि मैं आपसे 100 रुपया उधार मांगू।
ये मुझ पर कर्म सिर्फ ऊपर वाले का है। यहाँ तक कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी है, यहाँ तक कि संजय भी मुझे 500 बार पूछ चुका, आपका घर कैसे चलता है? अरे मैंने कहा तेरे को क्या लगता है जो दुनिया को चला रहा है वो मेरा अकेले का घर नहीं चला सकता है? तो इनको सबको ये फिक्र है कि यार इसका घर कैसे चलता है, और मेरा पहनना ओढ़ना खाना पीना उसमें तो उल्टा बढ़ोतरी हो गई है, कमी कुछ नहीं हुई है। आज के म्यूजिक को जब आप सुनते हैं क्या लगता है आपको, कैसे फील होता है? देखिए मुझे है ना, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आज का म्यूजिक अच्छा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, और जो अच्छा काम करते हैं वो आज भी अच्छा करते हैं, चाहे वो नया हो। लेकिन गाने हैं कहाँ? आप कह रहे हैं अच्छे आ रहे हैं गाने, तो भाई आपने सैयारा गाना नहीं सुना? सैयारा को बाजू में तो गाना ही है ना वो है अच्छे, बहुत अच्छे हैं। हाँ। उसको बाजू में रख के आप मुझे गाने बताइए जो आप पूरे गा सकते हैं। एक समय था 70s में, 80s में, जैसे इवन 90s में। करण की फिल्म का गाना मैं मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार तो मैं गाता ही हूँ। और मेरा प्रीतम के साथ तो लफड़ा है, 36 का है, लेकिन मैंने प्रीतम को तक फोन लगाया था, सोचो। वो उसने उठाया, दिल है मुश्किल नहीं वो गाना कलंक, एक्सीलेंट सॉन्ग। प्रीतम से क्या 36 का आंकड़ा है? नहीं मेरा 36 का हो गया था ना, एक बार ऐसे ही सटकी में बोल दिया था चोर है करके, तो जब से 36 का ही हो गया। ट्यून्स चुराते हैं। हाँ तो सभी चुराते हैं यार, कोई साहूकार नहीं है। आपने कभी चुराई? हाँ बिल्कुल चुराया, लेकिन चुराया वैसा नहीं, बोला उस दिन से ही बोल रहा हूँ कि निबूड़ा गाना मेरा नहीं है, वो 150 साल पुराना है, तो दम होना चाहिए ना। अभी ये गाना भी बाद में मुझे पता चला, मैंने बोला अरे खामा का फोन कर दिया मैंने। ये भी गाना कलंक वाला, हाँ ये भी ओरिजिनल किसी और का है, ये बाद में मुझे पता चला, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने अपने ईगो को नहीं रखा। आपने AR रहमान को भी कह दिया था कि स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आपने ये अवार्ड खरीदा है। हाँ उसके बाद शायद ऑस्कर एकेडमी ने आपको कांटेक्ट भी किया, या कैसे बोल सकते हैं? उन लोगों ने ये भी बोला था कि हम आपके मानहानि का दावा कर देंगे, आपके पास क्या प्रूफ है? मैं बोला अगर प्रूफ दे दूंगा तो तुमको फिर देना पड़ेगा वो सब। तो कोई आया ही नहीं, सभी भाग गए। सच था ना, सच बोलने की ताकत नहीं है ना, लफड़ा यही है ना। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन आपने वो अपने वर्ड्स वापस लिए थे उस वक्त। क्या वर्ड्स वापस? रहमान के टाइम क्या ऐसे कहा जाता था दैट इस्माइल हैज टेकन हिज वर्ड्स बैक। हाँ तो जिसने लिख दिया होगा, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। आपने कुछ अपॉलॉजी नहीं दिया था कुछ? नहीं भाई, ऐसे नहीं बोला कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। नहीं, मेरे को तो जहां तक मुझे याद है मैं तो लिया नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे जब एक चीज मालूम है कि मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ तो मैं किस बात से बोलूं भाई। हाँ ये बात है कि मुझे रहमान को मैंने सॉरी करने के लिए फोन किया था, मैं पर्सनली कहीं मिला था, शायद मिला था कि कुछ मैसेज महबूब के थ्रू पहुंचाया था कि कुछ तो भी मैंने वो ट्राई मारा था। मुझे क्या जरूरत थी कि इतनी बड़ी कामयाबी उसने हासिल किया, तो मुझे उसका झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? आपने मैसेज पहुंचाया, फिर आपने बोला जाने दो, नहीं करना है। हाँ। आपको प्यारेलाल जी का भी ये कमेंट अच्छा नहीं लगा था, ऐसे कहा जाता है जब उन्होंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा और सीखना है। नहीं, प्यारेलाल जी के साथ तो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद कभी इस तरह का बात कभी नहीं हुआ। शुरू में वो तो शुरू में जब मैं वायलिन बजा रहा था जी उस वक्त क्या हुआ था, सच्चाई ये है कि 60 वायलिन रहते थे बराबर। मेरे पिताजी तो छोड़ो, मैं प्यारे जी के जो भाई थे गणेश शर्मा, जो वो भी कंपोजर थे, तो मैं उनके पास 6 साल था। उसके बाद 6 साल उनके फादर के पास वायलिन सीखा था, राम प्रसाद शर्मा। तो 12 साल की मेरी ये जर्नी तो मेरी शर्मा फैमिली में ही थी, प्यारेलाल शर्मा में। तो मैं एक फैमिली के बच्चे जैसा था, और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है। वो ये कि जो मेरे बाद सीखने आए थे ना, वो सब LP की रिकॉर्डिंग बजाने लग गए थे। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे से अच्छा बजा रहे थे, अगर मेरे से अच्छा बजाते तो मैं मानता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कुछ नौकर बना के रख दिया अपने को, तो मैं यहाँ कुछ वो तो नहीं है भाई। मेरे ऊपर मेरी 4 बहनों की जिम्मेदारी थी, हाँ, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां शुरू से ही थी, जब मैं इतना छोटा था तब से ही।
तो चलो प्यारे जी ने रिकॉर्डिंग में तो रख लिया, लेकिन कितने महीने तक तो मैं फ्री में ही बजा रहा था, तो चलो वो भी मान लिया कि प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के लिए। फिर पेमेंट चालू हुआ, फिर अचानक एक दिन ऐसे अचानक बात निकली कि अभी तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो तुम अभी प्रैक्टिस करो। तो 60 वायलिन में मुझे ये पता था कि मैं 40 वायलिन से तो बेहतर बजाता हूँ, बाकी के 20 वायलिन छोड़ दो जो अच्छे थे, लेकिन जो 60 वायलिन का ग्रुप है उसमें मैं 40 से तो बेहतर हूँ। तो इन 40 को क्यों नहीं बोला जाता है कि आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है? ये तो साले बुढ़े हो गया इधर, और इनको मैं जब 12 साल से देख रहा हूँ बजाते हुए, तो मेरे साथ क्यों ऐसे? तो उस दिन मैंने महबूब स्टूडियो के बाहर निकल के कसम खाई थी कि आज के बाद मैं आपके बराबरी का काम करूंगा। ये मेरे और ऊपर वाले के बीच की बात है। उसके बाद प्यारेलाल जी से आप मिले? नहीं, कभी नहीं मिला, बिल्कुल बातचीत नहीं? नहीं, उस वक्त नहीं मिला। उस वक्त फिर एक एम लेके चला, क्योंकि जो कसम बाद में कभी? हाँ, बाद में तो प्यारेलाल जी ने खुद मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि क्या काम किया तुमने, लेकिन मैंने वो दिल, देवदास और हम दिल दे चुके। मैं आज भी उनके कदमों में बैठता हूँ। देखो, औकात में अभी भी नहीं भूला हूँ, लेकिन जहाँ बात लग गई है वो बात का हिसाब किताब तो मैं किसी के साथ भी पूरा करूंगा, फिर वो चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो इस धरती पे, मैं भी उसकी मखलूक हूँ भैया। उस 12 साल की प्रैक्टिस जो आप कह रहे हैं वहां पर, उसके जिम्मेदार आपके डैड थे, आपको मुंबई लेकर आए थे, आपको हीरो बनाता हूँ, बराबर भर्ती कर दिया म्यूजिक में। बराबर, म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। बराबर, उसके बाद ही आप हीरो बन सकते हो। और जब आपको पता चला कि मैं हीरो नहीं बनूंगा क्योंकि इतना समय हो चुका है, फिर क्या हो गया ना, 12 साल में तो इतनी अकल आ गई थी, तो फिर एक जिम्मेदारी आ गई थी कि यार अब है ना, एनी हाउ अपने माँ बाप का फर्ज अदा करने का टाइम आ गया, अपने बहनों का फर्ज अदा करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैं कोई बहुत रईस परिवार से नहीं था। डैड से झगड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं, कभी मुझे नहीं। इतने साल आपने यहाँ रख दिया, मेरे अरमान तो कुछ और थे। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरा बाप एक फरिश्ता था। मैं बोलता हूँ ना आपको, वैसे माँ बाप अभी पैदा भी नहीं होते, ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ मैं। जिन लोगों ने कभी है ना, लालच क्या होता है ना, वो मैंने उन लोगों में देखा है। आपने एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया जो इनफैक्ट मैंने सबसे पहले पूछा था। क्या था वो? नगमा और शुभी। नगमा ने तो क्लियर कर दिया कि शादी होने वाली है। नगमा के बारे में तो मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छी लेकिन क्या आगे क्या? अब शुभी के बारे में अगर मैं जानता नहीं हूँ। नगमा के बारे में आगे क्या? शादी करेगी वो, बिल्कुल, उनका स्टडी अफेयर है। ऑफ कोर्स यार, वो हमारे घर की बहू बनेगी, और हमारे घर मतलब हमारे घर की इज्जत है वो। कोई डिसाइडेड है डेट, मंथ? आप करेंगे ना डिसाइडेड डेट पे, तो भाई लोग भी बिग बॉस में चला गया हो, यही साल में हो जाएगी। हाँ, वरना दिसंबर में शादी होने वाली थी इनकी। ओके, हाँ, तो अभी भी दिसंबर में हो सकती है? अभी नहीं हो सकती है ना, और शादी करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना भाई, बच्चे लोग। ओके, एंड शुभी कह रही है कि आवेज उनके लाइफ में आया था। शुभी कौन है? वो तो मैं तो उसको तो जानता ही नहीं। शुभी जोशी, जो स्प्लिट्सविला में सीजन 15 में लास्ट ईयर। मेरे को नहीं मालूम ना, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। मैं बिग बॉस के टाइम पे ये लड़की का इंटरव्यू देखा तो मेरी वाइफ को बोला, अरे यार ये, वो बोला ये नया चैप्टर क्या खुला है इसका। आपकी वाइफ को भी नहीं पता है? नहीं, कसम से नहीं पता। तो अब आप इसको पूछोगे तो जरूर। नहीं, मैं क्यों पूछूंगा, वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है और उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं अपने बच्चों के बीच में कभी गया ही नहीं आज तक, कभी नहीं गया हूँ। क्योंकि वो लड़की तो काफी डिसअपॉइंटेड लग रही है, उसके इंटरव्यूज देखो तो, कि मेरी दूसरी फ्रेंड्स को भी टेक्स्ट कर रहा था और मुझे बोल रहा है कि मैं आपके साथ जम नहीं रहा हूँ, तो आपको थोड़ा जला रहा हूँ। नहीं यार, ये तो अब अवेश बता सकता है ना, मैं कैसे बताऊं जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कैसे बताऊं? चलो आप बताओ। और अगर जानता तो मैं रुकता भी नहीं। जैसे नगमा के बारे में पूछा तो मैंने बोला तो हमारे घर की बहू बनने जा रही है। बिल्कुल। नगमा बिग बॉस के बाहर आने के बाद आपसे मिली है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैंने एक डिस्टेंस हमेशा रखा है अपनी फैमिली में। जब कुछ होता है ना, या बहुत खुश होते तब मिलते, या बहुत दुखी होते तब मिलते। नॉर्मल लाइफ में कम। वो मेरा नेचर है। मैं उनको कभी ये नहीं पूछता हूँ कि अभी तू लंदन गया तो मेरे को बोल के क्यों नहीं गया, तू पेरिस गया तो मुझे बोल के क्यों नहीं गया। वो रिश्ता नहीं है। जैसे पब्लिक देखती है ऐसे मैं भी देखता हूँ। बच्चों को उतना छूट दे रखा है
गौहर खान के बारे में बताइए। जब बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, वरना सवाल ही नहीं उठता यार। आज वो बच्चों में इतना तमीज है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन लोगों ने ऊंची आवाज में ना अपने बाप से बात की है, ना मेरी ये आयशा से बात की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। गौहर खान के बारे में बताइए। देखिए, गौहर के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि जैद के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, और जैद का जो पहला बच्चा हुआ ज़िहान, उसकी परवरिश उसने जितने अच्छे से किया, तो इनफैक्ट जैद ये बात खुद बोलता है कि जब आयशा मम्मी ईमान की परवरिश कर रही थी तो हम लोग को तकलीफ होती थी। अरे यार, मतलब मेरे परिवार को भी तकलीफ होती थी कि इतना क्या बच्चे के लिए। और आयशा आज उसका बच्चा 19 साल का हो गया है, आज भी वो अपने हाथ से अपने बच्चे को खिलाती है। तो वो भी पीस एक ही दुनिया में पैदा हुआ है जो मेरे हिस्से में आया है, तो बस बुरी नजर से बचे भाई वो भी। जैद तो जैद ने ये बोला कि यार अब समझ में आता है कि परवरिश क्या होती है। क्यों? क्योंकि ज़िहान की परवरिश गौहर ने आयशा से भी बेटर की। ऑनेस्ट बोलने में कुछ जाता नहीं है। हाँ, आयशा ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि उसने अपने बच्चे के खातिर पूरी दुनिया ही छोड़ दी। बच्चा शादी होते ही 1 साल के बाद ईमान पैदा हो गया, उसके बाद उसने पलट के कभी नहीं देखा कि मुझे गाना गाना है या मुझे शोज करने हैं। वो उस वक्त महीने का 5 लाख कमाती थी शोज करके, लेकिन उसने कभी आज तक जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तब भी उसने ये नहीं बोला कि मैं जाती हूँ तो मैं इतना तो कमा सकती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ और बात भी बहुत अच्छा करती है। वो पढ़ी लिखी है ना भाई। आप बैठकर कभी गौहर खान की फिल्में देखते हो? देखिए, मेरा एक नेचर है कि मेरी फैमिली की जो परवरिश है ना, वो थोड़ी पुरानी सोच वाली है। तो आज भी हमारे घर में कोई इस तरह का सीन आ जाता है ना, तो सब इधर उधर हट जाते हैं। वो आज भी वैसा सिस्टम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई गौहर अब हमारे घर की इज्जत है, तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि तुम अपना काम छोड़ दो, तुम ये कर दो। वो मेरा राइट नहीं है। वो अगर राइट है तो जैद का है, मेरा नहीं है। तो मैं वो चीज़ देखता नहीं हूँ कि जिससे मुझे तकलीफ हो। जैसे मेरी छोटी बेटी अनम सोशल मीडिया पे है, मैं उसका भी नहीं देखता हूँ। जब मैं नहीं देख सकता हूँ तो नहीं देख सकता हूँ। अगर देखूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और बर्दाश्त नहीं होगा तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। फिर मैं बात करने में तो पीछे हटता नहीं हूँ। तो बहुत सिंपल और साफ सुथरा जवाब आपको दिया। तो सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे, ये दुआ है मेरी। लेकिन इतना ही कहूँगा कि मैं उस तरह की फैमिली का हूँ, उस वजह से मैं ये सारी चीज़ें, आपने सवाल किया ना कि आप गौहर की फिल्म देखते हो, इसलिए नहीं देखता हूँ। और पहले की भी फिल्में कभी? पहले तो मैं गौहर को जानता था, बस एक गौहर खान है, ऐसे ऐसे तो कभी वो नहीं है। बस खाली यहाँ है एक गौहर खान है, बस इतना जानता था मैं। लेकिन जैद के मिलने के बाद ही वो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। जैद ने ज़्यादा पसंद किया गौहर को, उसको पटाया, उससे शादी किया। और अभी जिस तरह परवरिश गौहर ने बच्चे की ना, वहाँ उसको 100 मार्क्स है। तो वो एक अच्छी माँ है, और एक अच्छी माँ अगर बन के निकल गई तो वो अच्छी औरत है ही, मतलब। क्योंकि अच्छी माँ बनना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, याद रखना ये बात। शायद ही इससे कोई कैंडिडेटली ज़्यादा बात करेगा। आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं कैंडिडेटनेस पे। वो आपको जब भी बात करोगे ऐसा ही मिलेगा। हाजी नाजी करने के लिए तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया है बॉस। अगर आपका ज़मीर मर गया तो आप इंसान ही नहीं हो। आपके ज़मीर को ज़िंदा रखो तो आप अंदर से किंग बन के रहोगे लाइफ भर। और आज वही है मेरा। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, या मुझे कोई मेरे पास आ नहीं रहा है, या मैं किसी के पास जा नहीं रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ यार, ऊपर वाले ने तो मुझे बहुत एकदम शहंशाहों की तरह रखा है। साला जब चाहता हूँ जब सोता हूँ, जब चाहता हूँ जब उठता हूँ, जो चाहे वो पहनता हूँ, जो चाहे वो खाता हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश है अपनी अपनी लाइफ में।
इससे ज्यादा नसीब और क्या चाहिए यार। थैंक यू इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच।